Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last session we discussed MCQs are till 6:35. So now in this video we will record. We'll start from the 6:36. So in 6:36 examiner कहता है कि the protective measure of a government where only fixed amount may be imported. अगर हम फिक्स अमाउंट इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इससे ज़्यादा इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब अगर इंपोर्ट की अमाउंट फिक्स है तो ये हमारे पास कोटा होता है। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं 637 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बताएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, कौन सा फायदा नहीं है। नंबर 1, इट मिनिमाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कहता है फ्लोटिंग कहता है कि गवर्नमेंट तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये एडवांटेज है। उसने कहा कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये एडवांटेज है तो मुझे नॉट वाला ढूंढना है, तो ये गलत हो जाएगा हमारे केस में। इट ऑटोमेटिक कलेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये भी उसका एडवांटेज है पर मुझे नॉट वाला ढूंढना है, ये भी गलत हो गया। इट स्टिमुलेट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। कहता है ये डिमांड फॉर एक्सपोर्ट को ही स्टिमुलेट करता है। हमने कहा नहीं ये एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट को दोनों करता है। चलिए इसको सोचते हैं अभी। इट फ्री पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। कहता है ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये गवर्नमेंट पॉलिसी से बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल ये सही एडवांटेज है। ठीक है। तो ये लेकिन एक्सपोर्ट को ही स्टिमुलेट करता है, तो ये गलत है। ये एक्सपोर्ट को भी करता है और इम्पोर्ट को भी करता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एडवांटेज नहीं है। दैट इज द चार्ली वन। ओके 638 देखते हैं जनाब। 638 में कह रहा है विच एक्सचेंज रेट सिस्टम डज नॉट रिक्वायर मॉनिटरी रिजर्व। कहता है किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में मॉनिटरी रिजर्व हमें नहीं चाहिए होते फॉर ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के इंटरवेंशन में। तो देखें ये जो हमारे पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है, इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो मार्केट होती है एक्सचेंज रेट की वो खुद ब खुद सारे एक्सचेंज रेट को खुद सेट करती है। तो इसमें हमें कोई मॉनिटरी रिजर्व रिक्वायर नहीं होता, कोई सेंट्रल बैंक को पैसों को रखवाना नहीं पड़ता, तो ये मार्केट ऑटोमेटिकली चलती है। तो किस सिस्टम में हमें मॉनेटरी रिजर्व सेंट्रल बैंक का पैसा डॉलर शॉलर नहीं चाहिए होते, वो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें नहीं चाहिए होते। फिक्स एक्सचेंज रेट में आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो एप्रिसिएशन के ऊपर डेप्रिसिएशन के ऊपर दोनों के ऊपर फिक्स कर सकती है रिजर्व्स को। दैट्स व्हाई इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वी नीड सम मॉनेटरी रिजर्व, क्योंकि ये होंगे तो कभी सप्लाई और डिमांड ज्यादा करनी पड़ती है तो हमें रिजर्व चाहिए होंगे। इस तरह मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में ना आधा मॉनेटरी रिजर्व लग रहा होता है, आधा मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे मॉनेटरी रिजर्व की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है जी। और ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। तो ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम ये होता है कि सेम करेंसी के टू डिफरेंट एक्सचेंज रेट होते हैं। यानी कि ड्यूल एक्सचेंज रेट में होता क्या है, वी हैव टू डिफरेंट एक्सचेंज रेट, वी हैव टू different exchange rates for the same currency, for the same currency। तो सेम करेंसी के लिए हम दो डिफरेंट एक्सचेंज रेट रखते हैं। ठीक है जी। तो ऑब्वियस बात है अब एक करेंसी है, फॉर एग्जांपल डॉलर है, तो डॉलर के लिए हमने कहा दो एक्सचेंज रेट रखे हुए हैं। हमने कहा भाई फॉर एग्जांपल 300 दे लो या फिर 250 दे लो। ठीक है जी। तो हमने दो दो एक्सचेंज रेट रखे हुए हैं। अब किस वक्त कौन सा एक्सचेंज रेट चार्ज करना है तो उसके लिए हमें मॉनेटरी रिजर्व चाहिए होंगे। ठीक है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं आप 639 में अंडर अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्री वाला होता है। ठीक है। इफ अमेरिकन एक्सपोर्ट इंक्रीज, इफ अमेरिकन एक्सपोर्ट इंक्रीज, अगर अमेरिकन की एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई है एंड अमेरिकन इंपोर्ट फॉल, द वैल्यू ऑफ डॉलर विल, तो अब बात है वैल्यू ऑफ डॉलर विल क्या हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएट की तरफ मूव करेंगे। हालांकि करेंसी रिवैल्यू भी सही होता है। ठीक है। तो
अब अगर एप्रिशिएट और रिवैल्यू आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे डॉलर विल रिवैल्यूएशन नहीं होगा क्योंकि डॉलर विल एप्रिशिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा सा कमाल कुमुल आ रहा है, वरना कोई मसला नहीं है। डॉलर विल रिवैल्यू होता तो वो भी सही था। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन एज अ नाउन के तौर पर आ रहा है, और डॉलर विल एप्रिशिएट, तो एप्रिशिएट जो एज एन एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा सूटेबल वर्ड, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल, अब हमें मुझे याद है कि अभी भी जब हमने इंग्लिश का पेपर दिया था तो इस तरह के हमें एडवर्ब एडजेक्टिव आया करते थे कि बताएं डॉलर विल एप्रिशिएट होगा या रिवैल्यूएशन, यहाँ पे कौन सा वर्ड सूटेबल होगा, तो हम करेंगे डॉलर विल एप्रिशिएट, क्योंकि डॉलर की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो एप्रिशिएट हो रहा है, तो दैट इज द एडजेक्टिव। और रिवैल्यूएशन एज अ नाउन के तौर पर आ रहा है, तो मुझे तो यहाँ पे ये समझ आ रही है, वरना रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन वर्ड सेम होते हैं। ठीक है जी, क्लियर। अब देखें दो ऑप्शन तो है नहीं ना, अगर वो कहता है सिलेक्ट टू तो फिर मैं रिवैल्यूएशन को भी लगा देता है ऐसी की तैसी इंग्लिश की फिर। ठीक है जी, तो क्योंकि हमारे पास अब सिलेक्ट वन करना है, अब अप्रिशिएट भी सही है, रिवैल्यूएशन भी सही है, तो फिर हम थोड़ा सा फिर इंग्लिश की तरफ मूव कर जाएंगे, तो द डॉलर विल अप्रिशिएट, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड प्लेस हियर। ओके, सो इन दिस केस अप्रिशिएट इज राइट ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। जे कर्व शोज द इम्पैक्ट ऑफ, जो जे कर्व है वो कौन सा इम्पैक्ट शो करती है? आपको पता है जे कर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्पैक्ट शो करती है, बाकी ट्रेड और टर्म ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड और टर्म ऑफ ट्रेड का शो नहीं करती है। तो जे कर्व तो है ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का ग्राफ है। ठीक है जी, ओके। 641, the dash theory state that revaluation of a currency will not immediately convert trade surplus into deficit। अच्छा जी, क्या कहता है इसमें? कहता है कि ऑप्शन देख रहे थे, कहता है जे कर्व और इनवर्स, तो बताएं यहाँ पे जे कर्व का वर्ड सूटेबल है या इनवर्स ऑफ जे कर्व का? तो अगर हम देखते हैं दोबारा, द डैश थ्योरी स्टेट दैट रिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, रिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, अच्छा किस कंसेप्ट में रिवैल्यूएशन होता है? ये तो हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ जे कर्व में ना करेंसी रिवैल्यू होती है, जबकि जे कर्व में करेंसी डेप्रिशिएट होती है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल नॉट इमीडिएटली कन्वर्ट ट्रेड सरप्लस इनटू डेफिसिट। यस, दिस इज द ऑप्शन बीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का ग्राफ बनाते हैं, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ग्राफ में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो जब हम करेंसी रिवैल्यू करते हैं तो हमारी करेंसी यहाँ से फर्दर डिक्रीज नहीं होती, बल्कि फर्दर सरप्लस में जाने के बाद डिक्रीज होती है। तो इनवर्स ऑफ जे कर्व में क्या आता है? इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली ट्रेड सरप्लस नहीं आ जाता, और सरप्लस नॉट इमीडिएटली डेफिसिट नहीं आता, बल्कि सरप्लस होके फिर डेफिसिट पर आता है। ठीक है, ओके। 62 देखते हैं जनाब। Dash record the transaction in goods, service and asset between resident of a country with the rest of world for a specific time period. So this is the typical definition of the balance of payment. So इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 643 देखते हैं जनाब। इम्पोर्ट इज प्राइस इन इलास्टिक एंड एक्सपोर्ट इज प्राइस इलास्टिक। तो आपको पता है जब इम्पोर्ट इलास्टिक इन इलास्टिक आ जाए तो ये तो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, समझ नहीं लगता कि डिसीजन क्या सोच कर लें। ठीक है जी, तो जरा इसको केयरफुली देखिएगा कि क्या वो कह रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, करना है क्या वो, लेट्स सी जरा देखते हैं जनाब। कहता है इम्पोर्ट इज प्राइस इन इलास्टिक है, इम्पोर्ट प्राइस इन इलास्टिक है, और एक्सपोर्ट इज प्राइस इलास्टिक है। इफ डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट, अगर हम अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग कर दें तो क्या होगा? ठीक है, तो इतना तो हमसे दूर दूर तक सोचा कोई नहीं जाएगा, तो हम इसका ब्रेकअप्स बनाते हैं। जैसे वो कहता है करेंसी क्या हुई? अप्रिशिएट हुई, तो हम थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके सोचते हैं। हमने कहा जब करेंसी ये अप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो चीपर हो जाती है, इंपोर्ट सस्ती पड़ना शुरू हो जाती है, और जो हमारी एक्सपोर्ट है वो हमें महंगी लगना शुरू हो जाती है, एक्सपेंसिव लगना शुरू हो जाती है। ये सूरत हाल होता है। अगर इंपोर्ट चीपर होगी तो इंपोर्ट हम बढ़ा देंगे अपनी, और अगर एक्सपोर्ट होगी एक्सपेंसिव तो एक्सपोर्ट कर देंगे कम। ठीक है, अच्छा। इंपोर्ट इज प्राइस इन इलास्टिक है, अगर इंपोर्ट इन इलास्टिक है, चलो वो समझ लगता है इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, और एक्सपोर्ट प्राइस इलास्टिक है, एक्सपोर्ट प्राइस इलास्टिक है, इसका मतलब ये हुआ, एक्सपोर्ट प्राइस इलास्टिक का मतलब हुआ कि हमारी चीजें बाहर पसंद कोई नहीं की जाती। इसका मतलब हम अपनी प्राइस कम करेंगे तो ही हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो ज्यादा होगी।
ठीक है जी। और अगर हमने प्राइस बढ़ा दी तो हमारी तो एक्सपोर्ट का कबाड़ा हो जाएगा। और अगर हम प्राइस कम करके चीज़ें बाहर वालों को बेचेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारी एक्सपोर्ट तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट से आने वाला जो ये एक्स लिखा क्रॉस ना समझ लेना यार, ये एक्स एक्सपोर्ट लिखा हुआ मैंने, एक्सपोर्ट को एक्स से शो करते हैं। तो अगर प्राइस कम करके बाहर वालों को चीज़ें बेचेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, जो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्सपोर्ट कहाँ पे लिखा हुआ। सबसे पहले तो ये ढूंढे ना कि इंपोर्ट ज्यादा कहाँ पर हो रही है। डिक्रीज इन इंपोर्ट तो नहीं होने वाली यार, क्योंकि इंपोर्ट चीपर है, इंपोर्ट ज्यादा होगी, तो ये तो बिल्कुल गेम से आउट हो गया। डिक्रीज इन इंपोर्ट नहीं, ये तो गेम से आउट हो गया। इंक्रीज इन इंपोर्ट की बात करो हमारी। अच्छा, कहता है इंक्रीज इन बोथ, कहता है कि दोनों ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई दोनों ज्यादा नहीं होंगे। इंपोर्ट इनइलास्टिक है, इंपोर्ट ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट इलास्टिक है, एक्सपोर्ट के ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले हमारी चीजें पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत। अब देखो तीनों गलत हो गए, अब बट डेल्टा की समझ आए या ना आए बस यही सही है। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका होता है चीजों तक पहुंचने का। लेकिन मैं लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि इंपोर्ट करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो इंपोर्ट चीपर है, तो इंक्रीज इन इंपोर्ट स्पेंडिंग, इंपोर्ट ज्यादा होगी तो इंपोर्ट के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। फिर बदले में क्या होगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट को लाइक नहीं किया जा रहा तो एक्सपोर्ट हमारी कम कम रहेगी। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो उसके लिए हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी। प्राइस कम करते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, तो कम प्राइस के ऊपर सस्ती सस्ती चीजें बाहर वालों को बेचेंगे तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो डिक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ डेल्टा तुम ज्यादा अच्छे वाले लग रहे हो हमें। ठीक है, यू आर लुकिंग गुड। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी यार। ये थोड़ा सा ना इलास्टिक इलास्टिक वाला ना अजीबो गरीब सा होता है, जरा इसको जरा देख लेना अच्छे से। ठीक है जी, 44 देखते हैं ना आप। व्हाट इज नॉट अफेक्ट डिफाइंड बाय जे कर्व इन शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन जे कर्व आ गया, आपको होता है शॉर्ट रन जे कर्व में इन इलास्टिक का केस आ रहा होता है। ठीक है जी, जे कर्व। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बनाए बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब हम जे कर्व बनाते हैं तो ये जे कर्व बनता है। शुरू में डेफिसिट होता है, फिर आस्ता आस्ता वो सरप्लस की तरफ जाता है। और यहाँ पे हमारा शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन है। जहां तक ये डिक्रीज होता है ये शॉर्ट रन वाला एरिया, तो ये हमारा शॉर्ट रन वाला एरिया। और जब ये सरप्लस इंक्रीज होता है तो ये हमारा लॉन्ग रन वाला एरिया। ठीक है जी, अच्छा जी बताएं। वो कह रहा है नॉट डिफाइंड बाय जे कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कौन जे कर्व को डिफाइन नहीं करता? दो बातें करें। इन शॉर्ट रन ट्रेड बैलेंस गेट इम्प्रूव्ड। शॉर्ट रन में देखें ट्रेड बैलेंस इंप्रूव नहीं हो रहा, बल्कि शॉर्ट रन में देखें ट्रेड बैलेंस वर्स हो रहा है। तो भाई अल्फा तुम तो इंप्रूव ना करो, गलत कह रहे हो तुम। फर्म आर एबल टू रिस्पॉन्ड इन राइजिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन द लॉन्ग रन। अच्छा जी, जे कर डिपिट ये करता है कि भाई शॉर्ट रन में तो कुछ नहीं होने वाला, हाँ राइजिंग डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन लॉन्ग रन, हाँ लॉन्ग रन में जब जाओगे ना तो एक्सपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो ये वाली बात तो सही कह रही है, तो इसको तो टिक करो ना बीटा को। ठीक है, आगे। डोमेस्टिक कस्टमर रिड्यूस डिमांड फॉर इंपोर्ट गुड इन लॉन्ग रन, वेल डन। लॉन्ग रन में क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी। तो लॉन्ग रन में जो डोमेस्टिक कस्टमर होगा वो डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड को लॉन्ग रन में क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये डेल्टा भी सही है, चार्ली भी सही है। डेल्टा पढ़ लेते हैं वैसे बरकत के तौर पर, दो तो सही मिल गए ना, सिलेक्ट टू का था। डोमेस्टिक कस्टमर इंक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्ट, नहीं 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 नहीं, इन दी लॉन्ग रन। देखें लॉन्ग रन में इंपोर्ट कम हो रही है, तो लॉन्ग रन में इंपोर्टेड गुड जो वो इंक्रीज नहीं होगी, ये गलत कह रहा है। ओनली ऑप्शन बीटा चार्ली इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो स्टूडेंट, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। सो इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम दी 646 टू ऑनवर्ड। अब देखें सारे चेक करें, चैप्टर 12 13 से एमसीक्यूज चल रहे हैं। ठीक है जी, और अगेन जैसे कि मैं लास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको समझ लग गई है इन वीडियोस की तो लाजमी लाजमी कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।